आगे चल जा, आगे आगे। मंच पर आसीन जनमत पार्टी के केंद्रीय सदस्य, वरिष्ठ नेतृत्वगण, अन्य अतिथिगण तथा इस सभा में दूर दराज से पधारे समस्त जन समुदाय को मैं सीके राउत सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। अब आप सब काफ़ी देर से बैठे हैं और काफ़ी धूप में काफ़ी काल तक बैठे हैं, तो इसलिए थोड़ा दुख भी लग रहा है कि आप सबको काफ़ी कष्ट झेलना पड़ रहा है। लेकिन खुशी भी इस बात से है कि इतना कष्ट झेलने के बाद भी, इतना कड़ा तापमान झेलने के बाद भी आप अभी तक बैठे हैं और धैर्यता से सुन रहे हैं। काफी लंबा चौड़ा भाषण को भी आप झेले, सुने, मनन किए, और इसीलिए मैं संक्षिप्त में ही बोलूंगा, थोड़ा सा 5-10 मिनट ही समय लूंगा। तो मेरी आप सबसे खाली यही दरख्वास्त रहेगी कि हमारे मित्रों ने जो भी कुछ कहा उस पर घर जाकर आप एक बार मनन करेंगे, सुनेंगे, उस बात पर अमल करके उस हिसाब से निर्णय लेंगे। मैं इतना पहले ही कह देना चाहता हूं। और इस सभा को आज रखने का तात्पर्य ये था कि आज फाल्गुन 7 होते हैं और हम सभी ने फाल्गुन 7 गते को काफी यादगार दिन के रूप में मनाते आ रहे हैं सभी दिनों से। यहाँ पर बड़े बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं जो शायद 7 साल की क्रांति में हिस्सा भी लिए हो, ऐसे भी बुजुर्ग लोग हो सकते हैं कहीं भी। उसी फाल्गुन 7 गते, जिसे हम प्रजातंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, उसी को याद करने के लिए हम सब ने 2073 साल में ये रूपंदेही जिले के मझगावा में एक सभा रखी थी। उस समय मैं खुद एक सभा को संबोधन करने के जुर्म में जेल में बंद था और मुझे छुड़ाने के लिए रूपंदेही जिले के मझगावा में इसी फाल्गुन 7 गते प्रजातंत्र दिवस के अवसर में, जब हम लोकतंत्र की मांगों को रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं, अपने वाक स्वतंत्रता को अधिकार मानकर मांगते हैं, उस अवसर पर जब वहां पर विद्यार्थियों ने, हमारे भाई बहनों ने, हमारे छोटे छोटे बच्चों ने वहां पर प्रदर्शन किया और सिर्फ इतना कहा कि सीके राउत को रिहा करो, तो उन पर नेपाल पुलिस ने काफी बेरहमी से लाठीचार्ज किया था। कई राउंड अश्रु गैस चले थे, हमारे कई बच्चे वहां पर घायल हुए थे, तोड़ी के खेत में, गेहूं के खेत में मूर्छित होकर गिर पड़े थे। उसी दिन को हम सब आज याद कर रहे हैं कहीं न कहीं, और मुझे बिल्कुल इस दिन को याद करने में खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि आज अभी भी यहाँ पर स्टेज पर बैठा था, एनसीएल ने मैसेज किया कि 71वां प्रजातंत्र दिवस की शुभकामना। आप सबको भी शायद मिला होगा यहाँ पर बहुत लोगों को एनसीएल से। जिस प्रजातंत्र दिवस को लाए हुए 71 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था है जहां पर बोलने के जुर्म में जेल डाल दिया जाता है। ऐसी व्यवस्था है जहां पर डॉक्टर सीके राउत को रिहा करो कह के जब बच्चे नारे लगाते हैं तब उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। आज भी अपने विचार को रखने के लिए लोगों को गिरफ्तारी देनी पड़ती है, और उससे दुखद बात यह है कि जब हम तुलना करते हैं, अपने पड़ोसी मुल्क से तुलना करते हैं, कि जब हम यहां पर प्रजातंत्र को लाने के लिए लड़ रहे थे, आपके ही जिला रूपंदेही जिला के ही थे श्री काशी प्रसाद श्रीवास्तव जी, बहुत ही बड़े योद्धा थे उस समय के, बहुत ही बड़े आंदोलनकारी थे। KI सिंह भी इसी जिला के थे। उन लोगों ने उस समय काफी योगदान देकर, काफी बलिदानी देकर प्रजातंत्र को लाया था।
और उस समय हमारी पड़ोसी मुल्क में ऐसी हालत थी कि बंगाल में भूखमरी से 30 लाख लोग मर गए थे। जिस समय हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे प्रजातंत्र लाने के लिए, राणातंत्र को खत्म करने के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, उस समय हमारे पड़ोसी मुल्क में इतनी ज्यादा भूखमरी थी कि वहां पर 30 लाख लोग केवल बंगाल में मारे गए थे भूखमरी से। और हमारा मधेश उस समय भी काफी समृद्ध था। यहाँ के धान इतना उपजता था कि यहाँ के धान हम सब साउथ कोरिया भेजते थे, सिंगापुर भेजते थे। इतना समृद्ध मधेश यहाँ पर था। हमारे पड़ोसी मुल्क में लाखों लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ उतनी समृद्धि थी। 70-80 बरस पहले की बात है। लेकिन 70 बरस में हमारे पड़ोसी मुल्क आज कहां पहुंच गए कि वो अमेरिका के लिए सैटेलाइट लॉन्च करता है, यूरोप का सैटेलाइट भी वही उड़ाता है, वो चंद्रमा पे जाने की सोच रहा है, मंगल ग्रह पे जाने की सोच रहा है। और 70 बरस के बाद में, प्रजातंत्र को लाने के 70 बरस के बाद में हमारे बच्चे यहाँ पर भूखे मर रहे हैं। आज हमारे बच्चे यहाँ पर नंगे मर रहे हैं। 70 बरस पहले किसी को भी पेट पालने के लिए दुबई कतार की मरुभूमि पे नहीं जाना पड़ता था, लेकिन आज हर एक घर से उसी दुबई कतार की मरुभूमि पे जाना पड़ता है, तब जाके हमारे घर में चूल्हा चौका चलता है। ये हालत है। तब जाके वहां पर आपके जो बच्चे हैं वहां पर कड़े से कड़े धूप में काम करते हैं, तब जाके आईएमई में आपको पैसा भेजा जाता है, तब जाके आपके घर में चूल्हा चौका जाता है। तो सोचने की बात यह है। और दुर्भाग्य की बात देखिए, आज 70 बरस बाद भी सड़क पर लोगों को ले जाया जा रहा है, गाड़ी में भरकर लोगों को काठमांडू पहुंचाया जा रहा है। और उससे पूछिए कि क्या हुआ, तो आज भी कहते हैं कि लोकतंत्र पे खतरा पड़ गया। उनसे पूछिए कि आखिर काठमांडू क्यों जा रहे हैं, रैली में क्यों जा रही है, बुटवल में क्यों गए, तो वही बात कहते हैं लोकतंत्र पर, लोकतंत्र माती खतरा से। तो जिस लोकतंत्र को हम सब 70 वर्ष पहले लाए थे, उसके लिए काफी योगदान दिए, काफी क्रांति की, काफी बलिदानी दी, और आज भी हम सब कहते हैं वही लोकतंत्र ला रहे हैं। तो भाई आपने कैसा लोकतंत्र लाया था, और ये लोकतंत्र दिवस हम क्यों मना रहे हैं? जो आज भी लोकतंत्र पर खतरा ही है, आज भी लोकतंत्र आया नहीं है, ये लोकतंत्र दिवस है क्यों, ये प्रजातंत्र दिवस है क्यों? और आपने कौन सा प्रजातंत्र दिवस लाया जो आप इतना गर्व से इस दिवस को प्रजातंत्र दिवस करके घोषणा कर रहे हैं? ये सोचने की बात है। और इसमें कोई एक सरकार की बात नहीं है। जो कांग्रेस कहता है प्रजातंत्र दिवस, जब हमने मोरंग जिला के रंगेली में भाषण दिया था तो हमें गिरफ्तार करने वाले वही कांग्रेसी सरकार थी, वही सुशील कोइराला की सरकार थी। जब हमारे मित्रों को पकड़कर हत्या करवाया गया सिर्फ काले झंडा दिखाने के जुर्म में, उस समय भी इसी ओली की सरकार थी। जिस समय में यहीं पर रूपंदेही के मझगावा में लाठीचार्ज हुआ और हमें जेल में पकड़कर रखा गया था, उस समय इसी प्रचंड की सरकार थी। तो इस लोकतंत्र को हरण करने के लिए, इस प्रजातंत्र का गला दबाने के लिए कोई किसी से कम नहीं है। चाहे वो कांग्रेस रहे, कम्युनिस्ट रहे, सारे के सारे लोकतंत्र के नाम को सिर्फ भजाते रहे, 70 बरस से भजाते रहे, प्रजातंत्र के नाम को सिर्फ भजाते रहे हैं, उनसे कुछ दिए नहीं। आज भी हमारी जान की मांग रहे हैं, हमारे लहू मांग रहे हैं कि चलो भाई तुम सब आंदोलन करो प्रजातंत्र को लाने के लिए। लोकतंत्र पर खतरा है, तुम लोग आंदोलन करो, खून दो, जान दो, ताकि वो लोग फिर से हमें भजा सके। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, हमारा जीवन तो बद से बदतर होता जा रहा है। इसलिए मैं ज्यादा समय आज नहीं लूंगा। आज मान लीजिए लोकतंत्र दिवस होता तो रेशम चौधरी जी आज बाहर होते। आज फाल्गुन 7 गते हैं, इतने भारी मत से जीते हुए यहाँ के प्रतिनिधि रेशम चौधरी जी आज भी जेल में बंद हैं। 70 बरस पहले यहाँ पर बड़े बुजुर्गों को मालूम होगा बुटवल में क्या था, क्या था बुटवल में, लेकिन आज देखिए क्या से क्या हो गया और हमारे बच्चे यहाँ पर मजदूर बनकर रह गए। वो भी इस देश में नहीं, विदेशों में मजदूर बनकर रह गए। ये फर्क हो गया। तो हमारे लिए कोई लोकतंत्र नहीं आया, कोई प्रजातंत्र नहीं आया है।
और इसीलिए हम कहते हैं अब यहाँ पर सामुदायिक स्वराज लाना जरूरी। यहाँ फैक्ट्री तो बहुत है भैरवा में, लेकिन उस फैक्ट्री का मालिक कौन है, उसमें नौकरी देने वाला कौन है, उसको नियंत्रण करने वाला कौन है, ये जानना जरूरी है। जंगल तो मधेश में हमारा था, हमारा है, लेकिन उस पर नियंत्रण किसका है, वो हमारा नहीं है। इसीलिए स्वराज जो हम सब कहते हैं, सामुदायिक स्वराज लाने के लिए लाउड स्पीकर हॉर्न छाप में मोहर लगाना इस बार जरूरी है। और मैं, हमारे मित्रों ने काफी कुछ कह दिए, तो मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, खाली एक उदाहरण देना चाहता हूं। यहां पर एक बार हाथ उठाइए तो किसको अपने ही घर में रोजगारी चाहिए, अपने ही घर में रोजगारी किसको चाहिए, सबको चाहिए। या कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसको अपने घर में रोजगारी नहीं चाहिए, सभी को चाहिए। लेकिन यह प्रमुख एजेंडा किसी भी पार्टी की अभी तक नहीं हो सकी। 70 वर्ष से प्रजातंत्र रहा, बार बार इनको जिताए, बार बार सरकार बनाए, कांग्रेस को भी बनाए, कम्युनिस्ट को भी बनाए, जसपा का भी प्रदेश सरकार है, लेकिन कहीं भी किसी को रोजगारी देने की बात नहीं है, किसी के पास वो विजन नहीं है। सब लोग समझते हैं कि भाई क्या जरूरत है, वोट के समय में जाओ 1000 2000 में दो, वोट खरीदो, कौन उतना रिस्क ले, 2000 रुपया तो वोट ऐसे ही मिल जाता है, चलो अपना काम करते हैं। और कहेंगे कि हम वही 5000 रुपया में अपना वोट बेचते रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में कोई उन्नति तरक्की नहीं है। इसीलिए मैं आज एक उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर पैसा में ही वोट बेचने की बात है तो ये अभी रोहिणी गौपालिका है। रोहिणी गौपालिका में एक बरस, अभी एक बरस का बजट है आपको 63 करोड़ 20 लाख रुपया, 63 करोड़ रुपया एक बार, सिर्फ एक बरस का इस गौपालिका का बजट है। कितने लोगों को मालूम था? यहाँ पर नहीं था मालूम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनता राज नहीं है, यहाँ पर नेता राज है, गुंडाओं का राज है, जंगल राज है। नेता का राज होने के कारण से वो जनता का पैसा आने पर भी जनता को सूचित नहीं किया गया, जनता से पूछा नहीं गया कि वो पैसा कहां पर खर्च किया जाएगा, जनता को वो पैसा का खबर भी नहीं होने दिया। वो नेता लोग कुछ रूम में बैठेंगे, वहीं पर पैसा का बांट फाड़ करके वहीं से ऊपर से खा जाएंगे। लेकिन याद रखना है, वो पैसा किसी सरकार की नहीं है, वो पैसा किसी नेता की नहीं, वो पैसा किसी मेयर या अध्यक्ष की नहीं है, वो पैसा जनता की पैसा है, वो पैसा आपकी पैसा है। और वो पैसा एक साल के लिए ही, सिर्फ एक बरस के लिए 63 करोड़ 20 लाख रुपया आया है। और मैं यहीं बैठकर देख रहा था अभी मोबाइल में, और इस रोहिणी गौपालिका की जनसंख्या लगभग 37,000 है। और हम सब परिवार में 10 लोग तो रहते हैं। मेरी छोटी सी बात खाली समझ जाइए, लंबा भाषण नहीं है। तो 37,000 आदमी यहाँ पर इस गौपालिका में, और हम सब एक परिवार में लगभग 10 आदमी रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे मिला के। तो उस हिसाब से हो गया लगभग 3700 परिवार। और मान लीजिए 63 करोड़ जो जनता का पैसा आया है, आपके नाम में 63 करोड़ जो आया है, उसको हर एक परिवार के लिए बांट दिया जाए, कोई बिचौलिया नहीं हो। परिवार का पैसा आया, पूरा का पूरा उसे परिवार में ही बांट देना है, कोई बिचौलिया को नहीं देना है, किसी मेयर के हाथ में नहीं जाने देना है। तो क्या होगा, एक बरस में आपको 2.25 लाख रुपया एक परिवार को पड़ता है। यानी कि आपके परिवार के नाम पर 2.25 लाख रुपया इस साल आया, वो आपका पैसा है, वो किसी नेता का पैसा नहीं है, वो किसी सरकार का पैसा नहीं है, क्योंकि सरकार के पास कोई पैसा का वृक्ष नहीं रहता है। वो आपके बच्चे विदेश में कमाते हैं, आप यहाँ पर कमाते हुए पैसा सरकार आपसे छीन कर ली देती है। तो आपके नाम पर, आपके परिवार के नाम पर, आपका पूरा परिवार के नाम पर 2.25 लाख रुपया मौजूद है, वो आपके परिवार के लिए आया है। और आप तो 5 बरस के लिए जिताते हैं, तो 5 बरस में लगभग हो गया 9 लाख। यानी कि एक परिवार के लिए आपको 9 लाख रुपया मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो 9 लाख रुपया आपको चाहिए कि 2000 रुपया चाहिए, वो बताइए। साधारण सी हिसाब है मेरी, मैं ज्यादा विस्तार में भाषण नहीं करता हूं। आपको 2000 रुपया में वोट बेचना है, वो 9 लाख रुपया आपको अपने परिवार के नाम पे लेना है, या आपका उतना काम लेना है।
साधारण सी बात। तो अगली बार जब भी यहाँ पर देखिए जितना आदमी है, अगर इतना आदमी वोट दे देते तो सरकार तो यहाँ पर स्थानीय सरकार तो हम सबका जनमत पार्टी का ऐसे बन जाता। यहाँ पर 35 से 36 से वोट से जीता है और यहाँ पर उससे ज्यादा जनसंख्या है अभी। तो इतने लोग अगर ईमानदारी से आज संकल्प ले ले कि नहीं हमें 2000 रुपया में वोट को नहीं बेचना है, क्योंकि मेरे नाम पे तो 9 लाख रुपया बकायदा आता है और 9 लाख रुपया के लिए लगना है। 2 लाख रुपया में अपने बच्चों का भविष्य, वो अपना 9 लाख नहीं छोड़ना है, उस नेता को नहीं देना है। अगर आज संकल्प लिए तो यहाँ पर जनमत पार्टी की तो सरकार बन ही गई, ये बात है। और उस 9 लाख से आप क्या कर सकते हैं? मान लीजिए 9 लाख से अगर आप चाहेंगे हर एक घर में बिजनेस व्यापार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मजा से कर सकते हैं बिजनेस व्यापार, हर एक आदमी कर सकता है अपना 9 लाख में बिजनेस व्यापार। आप चाहे कृषि करिए, मुर्गी फार्म खोलिए, कोई काम करिए, कुछ न कुछ 9 लाख में आप कर ही लेंगे। अगर नहीं भी करेंगे तो 9 लाख में क्या होता है हम हिसाब करके बताते हैं। 2.25 लाख सालाना का मतलब हुआ एक आदमी को 15,000 रुपया मासिक से उसी गौ पालिका में नौकरी दिया जा सकता है। यानी कि उसी पैसा से अगर कोई भी प्रोजेक्ट बाहर से नहीं भी आता है, हम सब मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट नहीं लाए बाहर से, कोई बड़ा फैक्ट्री नहीं भी खोले, तो भी गौ पालिका में जितना पैसा आया उतने ही पैसा से हम सब क्या कर सकते हैं, हर एक घर को एक रोजगारी दे सकते उसी पैसा से। इसमें कोई बड़ा ये दूसरे नेता जैसे मैं खाली वादा नहीं कर रहा हूं, आपका जो पैसा आया है उसी पैसा से 15,000 मासिक में कम से कम उसी परिवार को नौकरी दी सरकार आए तब हो। क्योंकि ये नेताओं को बार बार जिता के देख लिए, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है, ये इनार के बेंग है। बहुत लोग पूछते कि भाई आप इतने नौकरी कहां से देंगे, तो बताइए मान लीजिए आज जो दुबई कतार है जिसमें सिर्फ मरुभूमि है, बालुआ ही बालुआ है, रेत ही रेत है, पानी नहीं है, वह मरुभूमि वाला देश, वह बालू वाला देश हमारे देश से 10 लाख लोगों को वहां पर ले जाकर नौकरी दे सकता है। हमारी भूमि देखे तो खेतों में कैसे हरियाली है, ऐसे हरियाली स्वर्ग जैसी भूमि पर हम सब अपने लोगों को नौकरी नहीं दे सकते, बकायदा दे सकते हैं। उसके लिए एक विजन वाला लीडर चाहिए, विजन वाली पार्टी चाहिए, और उस विजन वाली पार्टी की सत्ता चाहिए, सरकार चाहिए, उसके बाद ही हो सकता है। इसीलिए अगले चुनाव में जब भी होगा आप सब ये हिसाब भूलिएगा नहीं, और मैं ये हिसाब यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, आप सब अपने बच्चों से भी कराकर देख लीजिएगा, अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो घर में जाकर। लेकिन हम सबको याद रखना है कि अगली बार किसी भी हालत में अपने वोट को नहीं बेचना है, और कोई पैसा थमाने आ भी जाता है तो उससे कितना रुपया मांगना है, 9 लाख रुपया, कि 5 वर्ष में भाई हमारे नाम पे 9 लाख रुपया आता है, पहले वो 9 लाख रुपया दो, उसके बाद हमसे वोट की बात करो। क्लियर कट बात ये कहना है। और हम सब ने बार बार दूसरी पार्टियों को देख चुके हैं, कांग्रेस को 60-70 वर्ष से देख रहे हैं, कम्युनिस्ट को भी 25-30 वर्ष से देख रहे हैं, और हुआ क्या, यहां पर कोई हमारी स्थिति सुधरी नहीं। तो मैं खास करके एकदम साधारण शब्द में कहना चाहता हूं, माता बहन से भी कहना चाहता हूं कि मान लीजिए जो दवा 70 वर्ष से आप खा रहे हैं और उससे कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है, वो तो म्याद गुजर गया है उस दवा का, तो क्या हुआ, दवा आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो वही है कांग्रेस, एमएलए, ये माओवादी, जितनी भी पार्टियां, या म्याद गुजरी हुई दवा है, और म्याद गुजरी हुई दवा है। तो म्याद गुजरी हुई दवा आप जितना भी खाएंगे उससे ठीक नहीं होने वाला है। हम सब ने खाकर, बार बार खाकर देख चुके हैं, उससे ठीक नहीं होने वाला है। तो हम सबको वो म्याद गुजरी हुई दवा नहीं खाना है, बल्कि जो कि पूरा लैब में टेस्ट होकर आया है उसी दवा को, जनमत पार्टी के लाउड स्पीकर हॉर्न छाप वाली दवा को खाना है। वही मधेश का इलाज कर सकता है, वही जनता राज ला सकता है, वही आपके घर घर में एक रोजगारी दे सकता है। दूसरी बात मैं माता बहन से भी खास करके उदाहरण के तौर पे कहना चाहता हूं, मान लीजिए आप सब घर में दूध तो रखते हैं, जो दूध रखते हैं तो उस दूध की रखवाली करने के लिए आप बिल्ली को तो नहीं रखते हैं,
दूध की, मान लीजिए एक बाटी में या लोहिए में दूध है, तो उस दूध को देखने के लिए, रखवाली करने के लिए आप बिल्ली को नहीं रखते। क्यों? क्योंकि अगर दूध की रखवाली करने के लिए अगर बिल्ली को रखेंगे तो जैसे आपका नजर झुका वो बिल्ली दूध पी जाएगी। उसी तरह जब हम 50 रुपया 100 रुपया के दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को नहीं रख सकते हैं, तो मधेश की रखवाली करने के लिए, आपकी गौपालिका की रखवाली करने के लिए, आपका हक अधिकार की रखवाली करने के लिए उस कांग्रेस कम्युनिस्ट एमएलए नाम की बिल्ली को कभी नहीं रख सकते। जब भी रखेंगे तो हमारा दूध पिएगा। ये साधारण उदाहरण से समझिए, इतनी सी बात। अब रह गया कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चले आते हैं, ऐसे जो धोती कुर्ता पहन के भी चले आते, कहते भाई देखो हम भी मधेसी हैं, हम भी काले हैं, हमें ही वोट दो, हम भी मधेशवादी कह के आ जाते हैं। तो याद रखना है और उनको बताना है कि काले तो हम हैं, मधेसी हैं, लेकिन कालिया नाग भी काला ही होता है, और कालिया नाग में और इंसान में बहुत फर्क होता है। और नाग को या सांप को 20 बरस 10 बरस भी आप दूध पिलाएंगे तो वो डसेगा ही। तो ये जसपा नाम की जो पार्टी है, जो यहाँ पर आके कहते हैं भाई हम भी तो मधेसी हैं कह के कहते हैं, आपको फसलाते हैं, उनको ये समझाना है कि भाई सांप को कितना हो दूध पिलाएंगे तो डसेगा ही। और वही हुआ, यहाँ राम मनोहर जी का तस्वीर जो लगा है, राम मनोहर यादव का, उसको मरवाने वाले कोई और नहीं थे, वही जसपा के अध्यक्ष ने इनको पकड़वा कर हिरासत में हत्या करवा दी थी। तो हम सब इस जसपा नाम के सांप को, कालिया नाग को कितना हो दूध पिला देंगे तो भी यह मधेशियों को ही डसेगा। इतनी बात गांठ खोलकर, गांठ बांधकर समझ लेना है, इतनी सी बात है। तो ये बात हम सबको बाकायदा समझना है। और हमारे मित्र ने प्रकाश डाला था कि अब वे मधेशवादी पार्टी ही नहीं रहे, क्योंकि हमको यहाँ दिग्भ्रमित करते मधेसी कह के, लेकिन सारा पार्टी का पार्टी ही जाके बाबूराम भट्टराय के चरण में, गोरखालियों के चरण में जाके सौंप दिए। इसलिए हमें याद रखना है कि अगला जो निर्वाचन होगा, और खासकर निर्वाचन पर इसलिए ध्यान देना है जो बैसाख 17 और 27 गते हो रहा है।